हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार तिवारी अपने चैनल जीएस महागुरु में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही आधुनिक भारत का मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और यहाँ से सवाल भाई भर भर के आते हैं, इतने सवाल आते हैं, इतने प्रश्न आते हैं। चाहे पीटी की बात करें, चाहे मेंस की बात करें, चाहे एमपीपीएससी मेंस हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो या कोई भी पीएससी हो, तो यहाँ से सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है, ज़्यादातर जो टीचर हैं इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं और इस टॉपिक को पढ़ाते भी नहीं हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। भारत में देखो, शिक्षा तो पहले भी दी जाती थी, शिक्षा तो पहले भी दी जाती थी, लेकिन आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ उसी पर बात हम आज करने वाले हैं। देखो, मध्यकाल में जो शिक्षा दी जाती थी या उससे जो पहले शिक्षा दी जाती थी वो केवल धर्म केंद्रित दी जाती थी। खासतौर पर मध्यकाल की बात करें, मुगल पीरियड की बात करें, सल्तनत पीरियड की बात करें, तो जो एजुकेशन दी जाती थी वो केवल धार्मिक जो धर्म के बारे में है उसी के बारे में सिखाया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश कंपनी आई तो फिर वहाँ से आधुनिक भारत की जो शिक्षा प्रणाली जो अभी वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत हुई। देखो, जब धर्म केंद्रित शिक्षा दी जाती थी तो आपको धार्मिक विषय ही पढ़ाए जाते थे, लेकिन जब समुद्री मार्गों की खोज हुई तो भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, फिर तर्कशास्त्र की आवश्यकता पड़ी, फिर गणित की आवश्यकता पड़ी, फिर विज्ञान की आवश्यकता पड़ी। तो जो भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जो विकास प्रारंभ हुआ है, जो अंग्रेजों ने उसका क्या योगदान दिया है, और तो उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। तो उसी के बारे में आज समझने वाले हैं कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इसी पर बात आज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं। देखो, 3 मार्कर भी पूछे जा सकते हैं, 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 11 मार्क में भी पूछा जा सकता है। यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, और अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, जो संक्षिप्त होते हैं, 15 से 20 शब्दों में लिखने होते हैं, वो भी यहाँ से बन सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करने वाले, एक बड़ा सा हम प्रश्न बनाएंगे और उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के अंदर हम 5 मार्क जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो 3 मार्क, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो ध्यान में रखेंगे, जो प्रश्न है वो है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास में, भारत के आधुनिक शिक्षा के विकास में विकास पर चर्चा कीजिए कि भारत का जो आधुनिक शिक्षा का जो मॉडल है वो कैसे आया। या इसी के अथवा में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा के विकास में क्या क्या योगदान दिया है, इस पर चर्चा कीजिए। या प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को विस्तार से समझाइए। तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उस पर विस्तार से चर्चा करने के बारे में प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान में रखें, इतने प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, इसके टाइप और भी बन सकते हैं, लेकिन उसका जो आंसर है वो एक ही रहेगा। तो चर्चा करते हैं उत्तर पर। एक बार प्रश्न दोबारा से सुन लीजिए कि भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास पर चर्चा कीजिए कि भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा के विकास में क्या क्या योगदान दिया है, इस पर चर्चा करना है, या आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को विस्तार से समझाना है। तो अब यहाँ से उत्तर की शुरुआत करते हैं। तो एक इंट्रो है कि शुरुआत में कंपनी की भारतीय शिक्षा के विकास में कोई रुचि नहीं थी। केवल कुछ व्यक्तिगत प्रयास शुरुआत में कंपनी की भारतीय शिक्षा के विकास में कोई रुचि नहीं थी, केवल कुछ व्यक्तिगत प्रयास उसने किए थे। व्यक्तिगत प्रयास में जैसे उसने एक पहला प्रयास किया था कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना। ध्यान में रखना है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई थी। 1781 में हुई थी, और किसने की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ये वॉरेन हेस्टिंग्स वही है जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई, वॉरेन हेस्टिंग्स ने हुई। ध्यान में रखना है, ये 3 मार्कर में अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कलकत्ता मदरसा बस लिखा होगा तो पहले पॉइंट में आप यही डालोगे 1781 वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, स्थापना करने वाला।
दूसरा है बनारस संस्कृत कॉलेज। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। कब हुई थी? 1791 में हुई थी। और ये की थी जोनाथन डंकन ने। कहाँ पर की थी? तो बनारस में की थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 जोनाथन डंकन ने की थी। ध्यान में रखना इन दोनों का जो उद्देश्य था, आपने पढ़ा होगा कि 1774 में 1774 में बंगाल में एक हाई कोर्ट की स्थापना हो गई थी, एक न्यायालय की स्थापना हो गई थी। और न्यायालय की स्थापना हो गई थी तो न्यायालय में मुकदमे आते थे, हिंदुओं के भी मुकदमे आते थे, मुस्लिमों के भी मुकदमे आते थे। तो अब चूंकि जो न्याय देते थे वो हिंदुओं को उनकी हिंदू विधि के अनुसार न्याय दिया जाता था, मुसलमानों को उनके मुस्लिम विधि के अनुसार न्याय दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों को न मुस्लिम विधि के बारे में पता था, न हिंदू विधि के बारे में पता था। तो उन्होंने एक न्यायाधीशों की पूर्ति के लिए, यानी कि हिंदू विधि के जो जानकार हैं, जो मुस्लिम विधि के जानकार हैं, कानूनों के जानकार, उनकी पूर्ति के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। यहाँ पर उनको विधि जो जैसे कलकत्ता मदरसा में स्थापना हुई है तो वहाँ पर उनको मुस्लिम विधि या मुस्लिम कानूनों के बारे में शिक्षा दी जाती थी। बनारस संस्कृत कॉलेज में उनको हिंदू विधि विधानों के बारे में शिक्षा दी जाती थी और फिर इनकी नियुक्ति न्यायालय में कर दी जाती थी, ताकि जब उनके मुकदमे आए तो उनके हिसाब से वो न्याय दे सके। तीसरा ध्यान में रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 मार्कर में अलग से भी पूछा जा सकता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और किसने की थी? तो लॉर्ड बेलेजली द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड बेलेजली द्वारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की। और ध्यान में रखना है इसका जो उद्देश्य था वो सैन्य और असैन्य वे अधिकारी जो सैन्य का काम नहीं करते थे, बड़े अधिकारी होते थे। तो जो सैन्य और असैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में किसने की थी? लॉर्ड बेलेजली द्वारा। और उद्देश्य क्या था? सैन्य और असैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। आगे इसकी बात करते हैं। तो ध्यान में रखना है फोर्ट विलियम कॉलेज तक हो गया था। फिर चौथा जो पॉइंट है 1813 का चार्टर एक्ट। तो आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, चार्टर एक्ट 1813 का। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था और इसका जो उद्देश्य था वो आधुनिक ज्ञान विज्ञान व भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करना था। तो इसका जो उद्देश्य था वो भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करना था। इसलिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि को स्वीकृत किया गया। उसमें विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपया की धनराशि को स्वीकृत किया गया था और आधुनिक ज्ञान विज्ञान और भारतीयों के विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये इनका एक प्रयास था। ठीक है, तो देखो कितने प्रयास हो गए। पहला है कलकत्ता मदरसा की स्थापना, फिर बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 में। ठीक है, उसके बाद चौथा है 1813 का चार्टर एक्ट। और पांचवा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अलग से भी सवाल पूछा जा सकता है। ये है चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में। 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में आया था चार्ल्स वुड डिस्पैच। और इसका उद्देश्य था भारत की भावी शिक्षा, यानी जो आगामी शिक्षा है उसके लिए एक बड़ी सी कार्य योजना बनाना, एक विस्तृत कार्य योजना के निर्माण के लिए ये चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये अलग से भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में ये सवाल, तो अलग से भी आ सकता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि इसको 5 नंबर के हिसाब से आपको तैयार रखना है, ताकि यदि अलग से भी आए तो आप 5 नंबर के हिसाब से लिख लो, लगभग 50 शब्दों में। तो इसका उद्देश्य है कि भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत कार्य योजना का निर्माण करना। और इसकी कौन कौन सी सिफारिशें थी? तो पहला इसकी सिफारिश थी कि फिल्ट्रेशन सिद्धांत की आलोचना की। फिल्ट्रेशन सिद्धांत देखो क्या है कि 1833 में मैकाले ने एक घोषणा की थी कि हम कुछ जो अपर वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, हम केवल उसको बस शिक्षित कर सकते हैं और उनका ज्ञान धीरे धीरे निम्न वर्ग की ओर चला जाएगा। एक फिल्ट्रेशन सिद्धांत कि हम कुछ वर्ग को शिक्षित कर दें और उसका ज्ञान
अपने आप धीरे धीरे, क्योंकि वो निम्न वर्ग के संपर्क में रहता है तो उसका ज्ञान धीरे धीरे निम्न वर्ग को मिल जाएगा, गरीब लोगों को मिल जाएगा। तो जो उच्च वर्ग था, जो जमींदार वर्ग था, जो जिनके पास पैसा था, केवल उनको शिक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किया और इनका मानना था कि वो निम्न वर्ग के पास अपने आप पहुंचेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उच्च वर्ग जो शिक्षित हो गया वो निम्न वर्ग से उसने दूरियां बना ली, पूरी तरह कट गया और निम्न वर्ग के साथ में वो बैठना उसने बंद कर दिया। तो जो फिल्ट्रेशन सिद्धांत है इसको अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेशन सिद्धांत है ये इसका कोई प्रभाव भारतीयों पर नहीं हुआ। जो निम्न वर्ग है वो बेचारा अशिक्षित का अशिक्षित बना रहा। तो इस फिल्ट्रेशन सिद्धांत की घोर आलोचना की और साथ में ये भी कहा कि गांव में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं, क्योंकि मैकाले ने अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता देती थी और जो गांव में जो प्राथमिक विद्यालय होते थे वो भी अंग्रेजी माध्यम से होते थे। और जो भारतीय जो बच्चे हैं वो तुरंत से, क्योंकि देखो उनकी मातृभाषा अलग अलग है और मातृभाषा जब अलग अलग है तो तुरंत से विदेशी भाषा जो आंग्ल भाषा अंग्रेजी थी उसको नहीं सीख पाते थे और वो शिक्षा में बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। ठीक है, और उसका कोई सकारात्मक प्रभाव ही नहीं निकला। तो इसने ये सिफारिश की कि जो गांव में है, जो गांव में जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं, ठीक है, प्राथमिक पाठशालाओं में देसी भाषाओं में ही स्थापित की जाए, मतलब वहाँ पर जो एजुकेशन दी जाए वो देसी भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था इसका ये सुझाव। इसके बाद इसने कहा कि जो जिला स्तर पर तो जिला स्तर पर इसने कहा कि आंग्ल भाषाई हाई स्कूल स्थापित किए जाएं। तो ध्यान में रखना, जिला स्तर पर आंग्ल भाषाई हाई स्कूल की बात कही है। देखो प्राथमिक शालाएं पाठशालाएं गांव में वो देसी भाषा में होंगी, लेकिन जो आगे की पढ़ाई है, जो हाई स्कूल स्तर की पढ़ाई है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो उसकी बात उसने कही कि वो जिला स्तर पर स्कूल होंगे और उसकी जो भाषा होगी वो आंग्ल भाषा होगी, यानी उसकी भाषा अंग्रेजी होगी। तो जिला स्तर पर जो हाई स्कूल होंगे उसकी भाषा अंग्रेजी होगी और जो प्राइमरी स्कूल होंगे उसकी भाषा देसी भाषा होगी। जो जिस क्षेत्र में, जैसे बंगाल में है तो बंगाली वाली भाषा का, राजस्थान में तो राजस्थानी वाली भाषा का, ऐसे स्कूल स्थापित किए जाएंगे। और साथ में उसने ये कहा कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, उस समय ये तीनों प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। तो जो तीनों प्रेसिडेंसियां हैं, तो तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में, यानी 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे जो तीनों प्रेसिडेंसियां हैं। एक वहां पर लंदन विश्वविद्यालय था इंग्लैंड में, तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ही बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में 3 प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई। देखो फिल्ट्रेशन सिद्धांत की आलोचना इसने की है, गांव में देसी प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना की बात कही है, जिला स्तर पर आंग्ल भाषाई हाई स्कूल की बात कही है और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही है। इसके बाद ध्यान में रखना है कि स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण पर भी बल दिया कि भाई स्त्री शिक्षा के विकास पर बल दिया जाएगा, व्यवसायिक शिक्षा के विकास पर बल दिया जाएगा, तकनीकी शिक्षा के विकास पर बल दिया जाएगा और अध्यापक के प्रशिक्षण पर भी बल देने की बात कही। इसके अलावा इसने शिक्षा विभाग की स्थापना अलग से करने की बात कही थी। तो देखो ये 6 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, साथ में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यह भारतीय शिक्षा का क्या था, मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं। तो ये 5 नंबर का अलग से इसी उत्तर में ही आपका तैयार हो जाएगा। और प्रश्न क्या था कि वुड डिस्पैच पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न क्या आएगा, वुड डिस्पैच पर टिप्पणी कीजिए और इसमें आपको उद्देश्य लिख देना है, 6 पॉइंट लिख देना है, साथ में निष्कर्ष लिख देना है कि भारतीय शिक्षा का क्या कहते हैं, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये है चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसका उद्देश्य, इसकी सिफारिशें और ये इसके 6 पॉइंट है और साथ में निष्कर्ष है। 5वें उसकी बात करते हैं, तो ये हंटर शिक्षा आयोग। इसके बाद जो अंग्रेजों ने विकास किया वो एक हंटर शिक्षा आयोग बनाया था। और जो हंटर शिक्षा आयोग है ये देखो अलग से भी 3 मार्क में पूछा जा सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हंटर शिक्षा आयोग कब आया, तो 1882 83 में आया, 1882 83 में आया। उद्देश्य क्या था, ध्यान में रखना, इसका उद्देश्य था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना। देखो वुड डिस्पैच आ चुका था 1854 में, अब लेकिन लगभग समय आज हो जाता है 28 से 29 साल का समय हो जाता है। और वुड डिस्पैच के बाद भारतीय शिक्षा की कितनी प्रगति हुई
उसी की समीक्षा के लिए था। लेकिन ध्यान में रखना है, वुड डिस्पैच एक बड़ा डिस्पैच था, एक बड़ा मैग्ना कार्टा था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की बात उसमें कही गई थी। लेकिन जो हंटर शिक्षा आयोग था, हंटर कमीशन था, ये केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रहा। इसलिए कई बार पीटी में ये सवाल पूछा जाता है कि हंटर शिक्षा आयोग किसके लिए था, तो ऑप्शन होते हैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के लिए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए था। तो ये केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए था। और ध्यान में रखना, इसे सिफारिश क्या दी थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश दी थी। इसने कहा था कि प्राथमिक पाठशालाओं का जो नियंत्रण है वो नगर और जिला बोर्ड, उस समय नगर बोर्ड हुआ करते थे, जिला बोर्ड हुआ करते थे, उनको दे दिया जाना चाहिए। तो प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नगर और जिला बोर्डों को दे दिया जाना चाहिए, ये इसकी सिफारिश थी। और उद्देश्य था इसका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना। इसके बाद आया था रैले कमीशन। इसके बाद आया था रैले कमीशन, और रैले कमीशन आया था 1902 में, और 1902 में इसके अध्यक्ष थे सर टॉमस रैले थे। और इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति का आकलन करना। तो ध्यान में रखना, इसका जो हंटर कमीशन था वो प्राथमिक शिक्षा के लिए था, और जो रैले कमीशन है वो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था। तो ये भी अलग से पीटी में सवाल पूछा जाता है कई बार। तो इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति का आकलन करना, और इसी की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना था। और इस अधिनियम की बहुत ज़्यादा आलोचना भी की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिनियम की आलोचना की थी, क्योंकि इसमें विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण बढ़ गया था। तो इसकी ये एक आलोचना है कि विश्वविद्यालय में क्या हो गया था, सरकारी नियंत्रण बढ़ गया था, यानी सरकार का नियंत्रण ज़्यादा हो गया था विश्वविद्यालय में। इसके बाद आता है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। ये 1917 में आया था, सैडलर कमीशन। तो 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आया, और इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना था। तो विश्वविद्यालय की कौन कौन सी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना था। और इसने एक महत्वपूर्ण सिफारिश दी थी। इसने कहा, ये सिफारिश दी थी कि नए नए विश्वविद्यालय बनाए जाएं। इसलिए इसकी सिफारिश के आधार पर 1916 से 21 के मध्य 7 नए विश्वविद्यालय भारत में बनाए गए थे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था ये। इसके बाद हर्टोग समिति आई थी। हर्टोग समिति 1929 में आई थी, और 1929 में हर्टोग समिति आई थी, और इसका उद्देश्य था शिक्षा के स्तर में सुधार करना। तो क्या हुआ था कि इसके जो पहले था सैडलर कमीशन, तो सैडलर कमीशन ने के आधार पर 7 नए विश्वविद्यालय बन गए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा विश्वविद्यालय बनने के बाद उतने शिक्षक नहीं थे, और उतने प्रशिक्षित ट्रेंड टीचर ना होने के कारण जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था। तो उसी कारण शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए हर्टोग समिति का गठन किया गया। इसके बाद है शिक्षा की सार्जेंट योजना। तो जो शिक्षा की सार्जेंट योजना है ये 1944 में आई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की इसमें बात कही गई थी। तो ये जितने भी प्रयास किए गए हैं ये स्वतंत्रता के पहले के प्रयास हैं, और इसके बाद जो हम हेडिंग बना देते हैं वो बना देते हैं स्वतंत्रता के बाद के प्रयास। तो देखो, हमको उत्तर कंप्लीट करना है, इसलिए यहाँ पर इन सारे जो कमीशन हैं, आयोग हैं, इनका विस्तार से वर्णन नहीं कर सकते, और ना ही ये वाले जो कमीशन स्वतंत्रता के पश्चात के, ये भारतीय इतिहास में पूछे भी नहीं जाते। इनको केवल हम आंसर को पूरा करने के लिए केवल इनको शॉर्ट में हम लिख देंगे, क्योंकि नहीं उत्तर तो बड़ा हो जाएगा। उत्तर की एक सीमा होती है, लगभग 200 शब्दों में हमको उत्तर लिखना होता है। तो इसलिए उत्तर की सीमा बनाए रखने के लिए हम केवल इनके नाम बस लिख देंगे। तो देखो, पहला है राधा कृष्ण आयोग, ये 1948-49 में आया था। 1948-49 में आया था, वही है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और ये भारत के राष्ट्रपति और 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, तो उन्हीं की अध्यक्षता में आया था। कुठारी शिक्षा आयोग आया था 1964 में आया था, 1964 से 66 में आया था। और इसके बाद 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था। इससे पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद 86 वहाँ संविधान संशोधन किया गया था, और 86वां जो संविधान संशोधन किया गया था इसमें
इसमें ये बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। इसके लिए 3 संशोधन हुए थे। आर्टिकल 21 का में एक बनाया गया था, आर्टिकल 21 का बनाया गया था, और आर्टिकल 45 में भी सुधार हुआ था, और एक 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ा गया था आर्टिकल 51 में। तो 86वां संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, आरटी एक्ट इसको कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। और कुछ शिक्षा नीतियां आई थी। जो पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, और तीसरी शिक्षा नीति हाल ही में आई है। ये एक अलग से प्रश्न बनेगा, ये पेपर 2 का विषय है। तो ध्यान में रखना है, ये भारत में प्रयास हुए हैं शिक्षा को लेकर के। तो हमारा जो प्रश्न था कि भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास पर चर्चा कीजिए, तो ध्यान में रखना है यहाँ से हमने इसने शुरुआत किया था, कलकत्ता मदरसा से शुरुआत किया था जो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था। इसके बाद कलकत्ता मदरसा हो गया, बनारस संस्कृत कॉलेज हो गया, फोर्ट विलियम कॉलेज हो गया, ठीक है। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट हो गया, चार्ल्स वुड डिस्पैच हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण 5 नंबर में प्रश्न ये बन सकता है। उद्देश्य हैं, सिफारसें हैं, और साथ में निष्कर्ष है। इसके बाद है हंटर शिक्षा आयोग 1882 का, ये भी 3 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है। रैले कमीशन 1902 का। इसके बाद है सैडल विश्वविद्यालय आयोग 1917 का, हार्टोग समिति 1929 की, शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 की। ये सारे प्रयास अंग्रेजों के थे, और ये जो प्रयास हैं ये स्वतंत्रता के पश्चात के प्रयास हैं। तो ये आंसर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में हमने जो कंप्लीट कर लिए हैं वो 3 मार्कर कंप्लीट कर लिए हैं, और 5 मार्क का वुड डिस्पैच भी कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भारतीय आधुनिक शिक्षा के विकास का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।